हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, पीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होता है, जो पेपर कटिंग होती है और जो क्लास टाइम टेबल होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपको अपने एडुकेटर के साथ एज होके डिस्कशन करने का, क्वेश्चन पूछने का और क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करने का अवसर मिलता है। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको का और मेंस का क्विज दिया जाता है, जिसमें आपको डेली बेस के आधार पर अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने का और साथ ही टेस्ट की समाप्ति के बाद एक दिनात्मक सेशन दिया जाता है। आपको यह बताया जाता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करें। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है। निर्धारित समय में आपके का पीठ और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है और साथ ही यह सिलेबस बॉटम टू टॉप अप्रोच और फुली डिमांड के आधार पर होता है। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और देश के टॉप अनअकैडमी के एडुकेटर से मार्गदर्शन लेने का अवसर प्राप्त करते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अब अनअकैडमी का जीएस का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 50,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप यदि जीएस का जो दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका 1,07,000 सब्सक्रिप्शन फीस है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी होती है। तो आप अनअकैडमी का, प्लस कोर्स का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही ऑप्शनल पेपर के लिए अलग से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अब आप अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बाट की शुरुआत की गई है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ढेर सारे प्राइज जीत सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप इनरोल पर क्लिक करके अपना इनरोल कर सकते हैं और जो अल्टरनेटिव डे के संडे के आधार पर होता है
आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें 45 मिनट का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 13 कम्बाट है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग होती है और जो है सो अल्टरनेटिव संडे को होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो आप इसमें इनरोल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स को 6 महीने का समय रह गया है, जिसको देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा प्रीलिम्स फोकस कई सारे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। 21 दिसंबर से शुरुआत हुई है 2021 के पीटी के लिए, जिसका स्कोप जो है जिसमें फुली सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस होगा, फिर पीडीएफ दिया जाएगा, डेडिकेटेड डॉट सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका साथ चलता जाएगा। तो आप इसमें से किसी भी बैच में दे सकते हैं। साथ ही जो जीएस के लिए 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए फोकस प्रोग्राम है, जिसमें बाइलिंगुअल सेशन भी है, हिंदी माध्यम से भी है और इंग्लिश माध्यम से। तो आपको जिस माध्यम में लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन लेके आप अनअकैडमी के शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द ले लीजिए। मेरा रेफरल कोड याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि शंकर YT है मेरा रेफरल कोड, और इस रेफरल कोड का प्रयोग करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आप आइए, आपका एक बार फिर से मुगल काल के लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं प्रत्येक दिन सुबह 7 AM में जो है सो स्पेशल क्लास लेता हूँ, और इस स्पेशल क्लास में अभी 2 सीरीज एक साथ चल रहा है। इसमें एक पॉलिटी की क्लास चलती है और दूसरा जिसमें क्लास चलता है वो ज्योग्राफी का मैप का क्लास चलता है। तो अल्टरनेट डे सप्ताह में 3 दिन पॉलिटी और सप्ताह में 3 दिन जो है वो ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास होती है। तो 7 AM में होती है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो मुगल काल में हम लोग हैं, और मुगल काल में हम लोग अभी बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। और मुगल काल में जो हमने कवर कर लिया है, टॉपिक को रिलेट करने के लिए एक बार हम इस पर फोकस करेंगे ताकि आप जुड़ जाएं। मुगल काल में अभी तक हम लोग बाबर को कवर कर चुके हैं। दूसरा जो यहाँ का शासक है इस वंश का, हुमायूं को हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरा इसमें जो एक बीच में अफगान और शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल आते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अकबर का शासनकाल पूरा कवर किया जा चुका है, और मुगल प्रशासन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो मुगल प्रशासन में एक सेक्शन बाकी है, जिसको हम लोग कहते हैं मुगल भूराजस्व प्रणाली और भूराजस्व शासन जो कहेंगे, वो बाकी है। तो आज का जो ये सेशन है इसी पर फोकस है। मुगल भूराजस्व प्रणाली और मुगल जो भूराजस्व प्रशासन है किस तरीके से चलता था, कैसे चलता था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भूराजस्व प्रणाली और उस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पर एक फोकस कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। तो जिस तरीके से पिछले क्लास में तो हेडिंग बनाएंगे मुगल भूराजस्व प्रशासन और भूराजस्व प्रणाली, मुगल भूराजस्व प्रशासन, और ऑब्लिक दे के लिखेंगे मुगल भूराजस्व प्रणाली। तो जब हम लोग इसका एक चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका प्रयोजक तत्व क्या था, यानी वही कि किस के पीछे कौन कौन सा तत्व था जो अकबर को भूराजस्व प्रणाली की ओर सुधार करने के लिए प्रेरित किया था। फिर मुगल काल में जो प्रमुख राजस्व भूराजस्व की प्रणालियां थी, प्रमुख भूराजस्व प्रणाली, तो जो प्रमुख भूराजस्व प्रणाली था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तीसरा देखेंगे मुगल कालीन भूराजस्व प्रणाली की विशेषता क्या थी, वो हम देखेंगे। और चौथा हम लोग देखेंगे कि इस भूराजस्व प्रणाली से संबंधित जो अन्य पक्ष होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अन्य पक्ष पर। तो 4 सेक्शन के सहारे ये क्लास आज चलेगी। प्रयोजक तत्व क्या था, प्रमुख भूराजस्व प्रणाली क्या थी, फिर विशेषता क्या थी और अन्य पक्ष क्या था। तो प्रयोजक तत्व को भी हम लोग 2 सेक्शन में बांट सकते हैं, और समझने के लिए कि एक शेरशाह के समय में जो भूराजस्व का सुधार किया गया था, तो शेरशाह से कुछ प्रेरणा मिली थी अकबर को, और शेरशाह के बाद इस्लाम शाह के समय में जो कुछ अव्यवस्था आ गई थी, तो उसके बाद
दूसरा, अकबर को खुद सुधारों में दिलचस्पी थी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्व प्रणाली में देखेंगे 3 प्रमुख प्रणालियां थी, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं जब्त प्रणाली, या इसी को एक तरीके से आईने दहशाला बंदोबस्त कहते हैं, आईने दहशाला कहते हैं। दूसरा जो इसमें था नसक प्रणाली था एक प्रचलित, और तीसरा जो था एक कनकूत प्रणाली प्रचलन में था। इस पर चर्चा करेंगे। फिर जो विशेषता है और जो फिर अन्य पक्ष है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो मुगल भू राजस्व प्रणाली के पीछे प्रयोजक तत्व था वो क्या क्या था, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुगल भू राजस्व प्रणाली के पीछे प्रयोजक तत्व यानी कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिसने अकबर को भू राजस्व प्रणाली के सुधार की ओर भेजा था। तो इसको हम लोग 2 सेक्शन में बांट कर देख लेते हैं। पहला, एक की शेरशाह ने काफी सुधार किए थे, लेकिन शेरशाह के बाद की क्या परिस्थितियां थी, और शेरशाह के प्रणाली में, शेरशाह के बाद और शेरशाह की प्रणाली में क्या कुछ सीमाएं थी, प्रणाली की सीमाएं क्या थी, इसके संदर्भ में समझना है। और दूसरा, अकबर का जो खुद का सुधार का नेचर था, अकबर के सुधार का नेचर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर के सुधार आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत पड़ी थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शेरशाह के और उसके बाद के शासनकाल में क्या था, पॉइंट बाय जिसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि शेरशाह के बाद इस्लाम शाह और उसके शासनकाल के बाद क्या हुआ था, चूंकि शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इस्लाम शाह के बाद प्रशासन क्या था कि लगभग अस्त व्यस्त हो चुका था, क्योंकि उसके बाद युद्ध होता है हुमायूं से, तो शासक को उतना समय नहीं मिलता है कि वो भूराजस्व प्रणाली और अन्य प्रशासन पर ध्यान दे। तो शेरशाह के बाद प्रशासन में व्याप्त व्याप्त एक तरीके से कहेंगे असमानता, जो व्याप्त असमानता आ गई थी, उसके कारण राजस्व प्रणाली भी क्या था, असंगठित हो चुका था। राजस्व प्रणाली भी क्या हो चुका था, एक तरीके से असंगठित हो चुका था। हालांकि शेरशाह ने बहुत सारे सुधार किए थे जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत व्यवधान उसमें आ चुके थे। दूसरा क्या था कि शेरशाह के भू राजस्व प्रणाली में क्या था कि जो फसल की दर होती थी, जिसको हम लोग रय कहते थे, तो फसल की दर जो रय होती थी, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा क्या होता था, प्रत्येक वर्ष निकाला जाता था। ये प्रत्येक वर्ष निकाला जाता था। और जाहिर सी बात है कि जब केंद्रीय दर प्रत्येक वर्ष निकाला जाएगा, तो किसानों को इसके लिए इंतजार करना होगा कि कब सरकार राजस्व की दर निकालेगी, किस फसल पर उसको कितना देना होगा, और तब किसान उस फसल को बोने के लिए जाएगा। तो इस प्रणाली में 2 समस्याएं थी, लिमिटेशन थी। एक कि किसान को इंतजार करना होता था, कि किसान को इंतजार करना होता था कि सरकार कब फसल की दर को प्रकाशित करेगी, कब वो अपने पसंद के हिसाब का फसल चयन करेगा। और इसके कारण क्या होता था कि जाहिर सी बात, ऐसा होगा तो फसल की बुआई में इस समय कुछ लेट जरूर होता था, क्योंकि जब तक सरकार का दर प्रकाशित नहीं होगा, किसान को लगेगा नहीं कि हमें अमुक फसल करना है, इस फसल पर कितना है, तब वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो था, इसमें थोड़ी सी समस्याएं थी। तीसरा इसमें क्या था कि शेरशाह के द्वारा जो फसल की दर का आकलन होता था, जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता था, ये केंद्रीय अनुमानों पर आधारित होता था, केंद्रीय दर पर होता था, केंद्रीय दर पर होता था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। केंद्रीय दर पर होता था। ये क्या होता था, केंद्रीय दर पर होता था, जबकि इसमें क्या था कि किसानों को जो फसल बेचना होता था, केंद्रीय दर पर होता था, जबकि किसानों को जो फसल बेचना होता था, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों पर फसल बेचना होता था। वो किस आधार पर ग्राम फसल बेचना होता था, तो वो बेचना होता था ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पर किसान को फसल बेचना होता था। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय सरकार को उस समय, तो आज भी जब आप प्रशासन को देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की कितनी पहुंच है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में क्या स्थिति रही होगी। तो केंद्रीय दर का जो आकलन होता था, या केंद्र सरकार जो आकलन करती थी शेरशाह के समय, वो केंद्रीय दर जो होता था उसके आधार पर,
और जो ग्रामीण क्षेत्र में होता था उसका मूल्य और होता था। तो इसमें क्या होता था, किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर बेचना होता था। तो किसान जो वास्तविक लाभ किसान को मिलना चाहिए, उस वास्तविक लाभ से क्या होता था, वो वंचित हो जाता था। तो ये 3 पॉइंट तो आपको शेरशाह उसके उत्तराधिकारियों के समय की जो राजस्व प्रणाली थी उससे समझ के रखना है। और ये 3 पॉइंट जो था वो कह रहा था कि भू राजस्व प्रणाली में सुधार होना चाहिए। तीसरा, जो अकबर के सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि अकबर क्या था, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वह क्या था, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था तो जाहिर सी बात है कि जब आप साम्राज्य का विस्तार करेंगे, तो जब आप साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो विस्तार करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक मजबूत सैन्य व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। एक मजबूत सैन्य व्यवस्था होना चाहिए, और न केवल मजबूत बल्कि मुगलों के पास एक भारी भरकम सैन्य प्रणाली थी, मजबूत सैन्य व्यवस्था भी इन्होंने रखी थी। तो इस मजबूत सैन्य व्यवस्था को वेतन देने के लिए क्या होना चाहिए, मजबूत सैन्य व्यवस्था को वेतन देने के लिए आय की जरूरत होती है। तो आय की जरूरत होगी, ये सरकार कहाँ से प्राप्त करेगा, तो सरकार के आमदनी का जो समय मूल स्रोत था वो क्या था, भू राजस्व था। तो ये जो आप साम्राज्य का विस्तार करेंगे, एक उसके लिए आपको मजबूत सैन्य व्यवस्था चाहिए। सैनिकों को नगद वेतन देंगे या जागीर के रूप में भी देंगे। तो यदि नगद वेतन देंगे तो उसके लिए आय चाहिए, और आय कहाँ से मिलेगी, तो किसानों से जो उत्पादन होगा, जो भू राजस्व प्रणाली होगी उससे आपको मिलेगा। और जाहिर सी इसके अतिरिक्त क्या था, जो शाही परिवार था, तो शाही परिवार का जो खर्च चलना है, क्योंकि मुगलों ने विलासिता के ऊपर काफी खर्च किया था। आपने देखा था स्थापत्य कला आज भी जो भारत में आर्किटेक्ट, वो मुगल काल का, सल्तनत काल का है, प्राचीन भारत का है। तो मुगलों ने जो शाही परिवार की जो खर्च थी, इसके लिए एक निश्चित आय की जरूरत थी। जो राजकुमार थे, जो शहजादा शहजादियां थी, जो उनके अन्य खर्च होते थे, उसके लिए एक निश्चित आय की जरूरत थी। तो शाही परिवार के खर्च के लिए एक निश्चित आय की जरूरत है। और मुगलों के द्वारा जो विलासिता का प्रदर्शन किया गया, जो आर्ट एंड कल्चर का निर्माण किया गया, विलासिता का प्रदर्शन, और साथ ही साथ मुगलों के द्वारा जो कला और वास्तुकला का निर्माण हुआ, तो कला और वास्तुकला का निर्माण तो तभी संभव है, भवन का निर्माण, उतने विशाल भवन सब तभी संभव है जब आपके पास एक निश्चित आय का स्रोत हो। तो ये एक निश्चित आय का स्रोत आपको कहाँ से मिल सकता है, एक निश्चित आय का स्रोत फिर से आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, भू राजस्व व्यवस्था से प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए अकबर ने भू राजस्व प्रणाली के ऊपर जो सुधार पर अधिक फोकस किया, और भू राजस्व के क्षेत्र में जो एक नवीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, उसके पीछे यही प्रयोजक तत्व था कि शेरशाह के समय में जो व्यवस्था में कुछ खामियां थी वो, और अकबर को खुद किस चीज की जरूरत थी, उसके लिए भू राजस्व प्रणाली के सुधार की जरूरत थी। तो इस 2 पॉइंट में आपको याद रखने की जरूरत है। अब अकबर के द्वारा जो भू राजस्व प्रणाली में सुधार की व्यवस्था की जाती है, इसके लिए अकबर के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग उस पर चलते हैं। ये तो प्रयोजक तत्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सेक्शन, जो आप भी हेडिंग बनाएंगे कि इस दिशा में, यानी भू राजस्व प्रणाली की दिशा में अकबर के द्वारा किया गया प्रयास। अकबर के द्वारा किए गए प्रयास, अकबर के द्वारा क्या किए गए प्रयास में क्या क्या आएगा, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो अकबर के द्वारा जो किए गए प्रयास होते हैं, तो सबसे पहला इसमें अकबर के द्वारा क्या होता है कि एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसको कहते हैं कानूनगो। तो कानूनगो जो होते थे, एक जोत के वंशानुगत अधिकारी भी होते थे। जोत का वंशानुगत राइट रखते थे, ये जोत का वंशानुगत अधिकार रखते थे कानूनगो। आज के समय में तो ये एक पद है भारत में, जोत का वंशानुगत अधिकार रखते थे। तो इस कानूनगो जो अपने क्षेत्र के विशेष समस्याओं से परिचित थे और उस क्षेत्र की विशेषताओं से भी परिचित थे, तो अकबर ने कानूनगो को राजस्व से संबंधित 3 चीजों का जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया था। तो पहला जो उसने कहा कि कानूनगो की कि आप अपने क्षेत्र में वास्तविक उपज का आकलन करें। जो वास्तविक उपज होती है
तो वास्तविक उपज का पता लगाएं। पहला ये कहा कि वास्तविक उपज कितनी होती है वो पता लगाएं। दूसरा कहा कि आपके क्षेत्र में खेती की क्या हालत है, खेती की क्या हालत है इसके बारे में आप पता लगाएं। तो खेती की हालत के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। और तीसरा जो कानूनगो को कहा गया कि स्थानीय कीमत क्या है, जो शेरशाह की प्रणाली में खामी थी वहां देखिए ध्यान दे दिया अकबर ने। स्थानीय कीमत क्या है, क्योंकि शेरशाह जो केंद्रीय दर निर्धारित करता था वो केंद्रीय प्रचलित मूल्यों पर, तो स्थानीय कीमत क्या है फसल का, कीमत फसल का क्या है ये निर्धारित करने के लिए अकबर ने कानूनगो को नियुक्त किया था। तो ये एक पहली काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है अकबर की, अकबर के द्वारा एक करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अकबर के द्वारा एक करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में करोरी की नियुक्ति की जाती है। और करोरी जो होता है आज के समय के संदर्भ में यदि समझेंगे तो ये एक तरीके से जिला स्तर का अधिकारी होता था। ये जो होता था जिला स्तर का अधिकारी होता था करोरी। और ये जो करोरी जिला स्तर का अधिकारी होता था तो इसको कहा गया था करोरी को कि अपने क्षेत्र में प्रत्येक करोरी को जो निर्धारित किया गया था तो इसको कहा गया था कि अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करें। 1 करोड़ दाम, और 1 करोड़ दाम जो हो जाएगा आज के समय में 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। ये दाम के जो सिक्का होता था उसमें 1 करोड़ दाम वसूलने के लिए कहा गया था करोरी को। और साथ ही ये जो करोरी ने जो वसूल की थी, तो अब अकबर का जो तीसरा काम होता है वो यह होता है कि जो कानूनगो यानी कि जो कानूनगो ने जानकारी जुटाई थी ऊपर के 3 पॉइंट से संबंधित, कानूनगो ने जो जानकारी जुटाई थी ऊपर के 3 पॉइंट से संबंधित, और प्लस जो करोरी के द्वारा वसूल किए गए थे, इन दोनों के आधार पर, यानी कि करोरी के द्वारा जुटाए गए रकम और कानूनगो के द्वारा जुटाए गए स्रोत जानकारी, इन दोनों के आधार पर अकबर ने क्या किया कि एक पिछले 10 साल के जो फसल के उत्पादन के आंकड़े होते थे पिछले 10 साल के, तो पिछले 10 साल पर ये आकलन के आधार पर करता था। और इस आकलन के आधार पर क्या होता था तो वो आप अब आगे पेज में चलें तो आपको ज्यादा स्पेस में मैं बताऊंगा। तो अब इन दोनों के जानकारी के आधार पर अकबर एक नए भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईने दहसाला। आईने दहसाला बंदोबस्त, इसको कहेंगे आईने दहसाला व्यवस्था। तो आईने दहसाला व्यवस्था जो था, तो इसमें पहला पॉइंट यही याद रखने की जरूरत है कि जो आईने दहसाला बंदोबस्त था ये कैसे शुरू किया गया था। तो जो कानूनगो ने जानकारी जुटाए थे वो, और जो करोरी ने काम किए थे जो आपको पिछले पेज में बताया था, इन दोनों के द्वारा जुटाए गए जानकारी के स्रोत के आधार पर अकबर ने आईने दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की। और आईने दहसाला बंदोबस्त में क्या था, तो इसमें क्या किया गया कि पिछले 10 वर्षों के फसल का औसत उत्पादन निकाला गया। पिछले 10 वर्षों के फसल का औसत उत्पादन निकाला गया कि पिछले 10 वर्ष में कितना फसल का औसत उत्पादन हुआ, हर एक फसल का अलग अलग। यानी कि यदि चावल का उत्पादन होता तो उसका कितना औसत उत्पादन, गेहूं अन्य जो भी फसलें होती थी उसका औसत उत्पादन निकाला गया। और न केवल औसत उत्पादन निकाला गया बल्कि पिछले 10 वर्षों के औसत कीमत का भी आकलन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के औसत कीमतों का आकलन किया, कीमतों का निर्धारण किया गया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो कानूनगो का अधिकार दिया गया था कि आप क्या कीमत है उसका आकलन करें, तो पिछले 10 वर्ष के औसत कीमतों का निर्धारण किया गया, या आप यह कह सकते हैं कि डाटा के आधार पर निकाला गया। और इन दोनों ही आंकड़ा के आधार पर, यानी कि जो पिछले 10 वर्ष के फसल का औसत उत्पादन था और पिछले 10 वर्ष के औसत कीमतों का जो निर्धारण करके निकाला गया,
उसके आधार पर अकबर ने भू राजस्व की दर जो है वो 1/3 भाग निर्धारित कर दिया। इसके आधार पर अकबर ने क्या किया कि भू राजस्व का जो दर था वो 1/3 निर्धारित किया गया। और यह जो 1/3 भाग होता था ये किसान को नगद देने की भी छूट थी और किसान जिन्स के रूप में, जिन्स कहने का अर्थ है वह अनाज के रूप में भी दे सकता था, जिन्स और अनाज दोनों में से किसी भी रूप में दे सकता था। हालांकि सरकार की यह जरूर इच्छा रहती थी कि जो उसको भू राजस्व की प्राप्ति हो वह बेसिकली किस में हो, नगद में प्राप्ति हो। तो तीसरी जो व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी वह यह कि किसान को यह छूट थी, वह जिन्स में या फिर नकद दोनों में से किसी में सरकार को भू राजस्व दे सकता है। दोनों में से किसी में, दोनों में से किसी में वो दे सकता है, लेकिन सरकार की इच्छा होती थी कि उसको नगद मिले, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो ये ध्यान देखेंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट जो इस व्यवस्था में थी वह क्या थी, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। तो चौथे पॉइंट में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। और चौथे पॉइंट में जब हम लोग जाएंगे कि क्या इसकी विशेषता थी और किस तरीके से चीजें थी, तो आईने दहसाला बंदोबस्त की जो विशेषता थी वह यह थी कि इसमें क्या था कि जो पिछले 10 साल के आधार पर जो कीमतों का औसत निर्धारण किया गया था, तो इसमें क्या होता था कि यह भूमि के माप के आधार पर था, भूमि के माप के आधार पर। और भूमि के माप के आधार पर इसको लागू किया गया था, भूमि के माप के आधार पर। तो भूमि के माप के आधार पर जो यह प्रणाली लागू की गई थी, तो इसी को एक तरीके से क्या कहते हैं, जब्ती। यानी कि आजकल भी भूमि की जो माप होती है तो उसको क्या कहते हैं, जब्ती कहते हैं, कि भूमि की जब्ती कराई जाती है। तो जब्ती होती थी, इसी को एक तरीके से जब्ती व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था का, भूमि माप व्यवस्था का विशेषज्ञ अकबर के समय में टोडरमल था। तो इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर पांचवा जो इस प्रणाली की विशेषता थी वह यह थी कि उत्पादन, यानी कि भूमि माप के समय ही किसानों को पता चल जाता था, किसानों को, यानी कि भूमि माप के समय किसानों को पता चल जाता था कि कितना उसको भू राजस्व देना है, पता चल जाता था कि उसे कितना भू राजस्व देना है, उसे कितना भू राजस्व चुकाना होगा, कितना भू राजस्व चुकाना होगा, ये उसी समय पता चल जाता था। और साथ ही छठा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अकबर ने जो ये भूमि माप के आधार पर, जिसको टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती व्यवस्था कहते हैं, इस व्यवस्था में क्या था कि जो भूमि की फ्रीक्वेंसी, यानी कि फसल के उत्पादकता के आधार पर, फसल की उत्पादकता, या आप कह सकते हैं भूमि की उत्पादकता, फसल की उत्पादकता यानी भूमि की उत्पादकता का भी प्रयोग किया गया था। और भूमि की जो उत्पादकता थी उसके आधार पर अकबर के शासन काल में हमें कृषि योग्य भूमि जो थी वो 4 प्रकार की, वैसे ऑल ओवर देखेंगे तो एक शासन के अंतर्गत भूमि होती थी और एक कृषि की भूमि होती थी। तो पहले ये जो भूमि होती थी फसल की उत्पादकता के आधार पर, ये एक तरीके से आप समझिए जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसका। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भूमि का यूज कहेंगे वो हो जाएगा। इसके आधार पर अकबर ने इस बंदोबस्त में भूमि को 4 वर्गों में रख दिया था, जिसमें एक होता था पोलज, दूसरा जो भूमि होता है इस व्यवस्था में उसको हम लोग कहते थे परती, तीसरा जो इस व्यवस्था में भूमि होता था पोलज परती, तीसरा होता था चांचर, और चौथा जो इस व्यवस्था में होता था उसको हम लोग कहते थे बंजर। तो ये जो है ना भूमि के कल्टीवेशन के आधार पर कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण है, ये ध्यान में रखेंगे। तो पोलज ऐसी भूमि होती थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि होता था, ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष कृषि होता था उसको पोलज कहा जाता था। परती ऐसे भूमि को कहते थे जिस पर 2 या 3 वर्षों के बाद खेती होती थी, 2 या 3 वर्षों पर खेती होती थी, उसको हम लोग परती भूमि कहते थे।
चांचर भूमि कहते थे जिस पर 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी, 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर, उसको एक तरीके से चांचर भूमि कहा जाता था। और जिस पर 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि होती थी, 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि होती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे, बंजर भूमि कहते थे। तो इस तरीके से अकबर ने क्या किया था कि इसमें फ्रीक्वेंसी के आधार पर भूमि का वर्गीकरण कर दिया था, जो पोलज था, जो परती था, जो चांचर था और जो बंजर था। तो इस तरीके का जो डाटा था इसका भी प्रयोग किया गया था। और इस बंजर, चांचर, पोलज, परती भूमि में भी 3 कैटेगरी में भूमि को रखा गया था। बंजर में भी उत्तम कोटि का, यानी यदि कुछ अच्छी भूमि है, चांद सभी में मध्यम कोटि का और फिर निम्न कोटि का। तो ये आप समझेंगे कि ये जो उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि की भूमि है, ये सभी, यानी कि पोलज में भी सभी होता था, लेकिन उसमें जो उत्पादकता होती है किसी भूमि की, पोलज तो है कि मान लीजिए प्रत्येक वर्ष खेती होती है, जैसे आपके यहाँ भी भूमि होगी तो हर एक भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती करते होंगे, ऐसा संभव है, लेकिन प्रत्येक जो खेत आपका होगा वो समान उत्पादन देता होगा, ये संभव नहीं है। किसी भूमि से फसल अधिक आता होगा, किसी से कम। जिससे अधिक आता होगा वो उत्तम हो गया, जिससे उससे कम आया वो मध्यम कोटि का हो गया, और उससे भी जिससे कम आया वो निम्न कोटि का भूमि हो गया। तो इस तरीके के चीजों का भी अकबर ने प्रयोग किया था। तो ये अकबर की आईने दहसाला बंदोबस्त थी। और अब इस आईने दहसाला बंदोबस्त की विशेषता क्या थी, तो वो आपको ध्यान में देखना है। तो एक हेडिंग और बना लेंगे कि आईने दहसाला बंदोबस्त की विशेषता। आईने दहसाला बंदोबस्त की विशेषता, बंदोबस्त की विशेषता। तो इसकी जो विशेषता थी आपको पॉइंट के आधार पर पता करके रखना है कि इस व्यवस्था की क्या विशेषता थी और किस तरीके से ये व्यवस्थाएं चलती थी, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहली जो इस व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी आईने दहसाला व्यवस्था की, वह यह हो जाएगी कि इसमें क्या था कि भूमि का वर्गीकरण करके यह निर्धारित किया गया था। दूसरा क्या था, पहला इसमें कि भूमि का वर्गीकरण करके निर्धारण, भूमि का वर्गीकरण करके इसका निर्धारण किया गया था, पहला। दूसरा इसमें याद रखेंगे कि भूमि के माप के आधार पर, भूमि के माप के आधार पर यह व्यवस्था तय की गई थी, भूमि के माप के आधार पर व्यवस्था तय की गई थी। तीसरी इसमें आप देखेंगे कि यह जो व्यवस्था थी इसमें किसानों को पहले से ही पता रहता था, किसानों को पहले से ही पता रखता था, किसानों को पहले से ही पता रहता था, किसानों को पहले से पता था, पहले से ही पता होता था, पहले से ही पता होता था कितना भूराजस्व चुकाना होगा, कितना भूराजस्व चुकाना होगा, ये किसानों को पहले से ही पता होता था कि उसे कितना भूराजस्व चुकाना है, ये किसानों को पहले से ही पता था। फिर इस व्यवस्था में और क्या चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि यह व्यवस्था जो था प्रत्येक वर्ष निर्धारित नहीं होता था, जैसे कि शेरशाह के काल में होता था। तो चौथा पॉइंट आपको रखना है कि प्रत्येक वर्ष निर्धारित नहीं होता था, ये लगभग प्रत्येक वर्ष निर्धारित नहीं, प्रत्येक वर्ष निर्धारित नहीं, तो किसानों को पता था कि कितना जो है सो कब उसको देना है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से आईने दहसाला बंदोबस्त की ये विशेषता थी। इसके अतिरिक्त मुगल काल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाता था, वो भी आपको जान लेना चाहिए। नया पॉइंट बताएंगे, बनाएंगे कि मुगल काल में कृषि को प्रोत्साहन देने के प्रयास, कृषि को
प्रोत्साहन के प्रयास, प्रोत्साहन के प्रयास। तो कृषि प्रोत्साहन के क्या क्या प्रयास होते कल शासकों के द्वारा दिए जाते थे? तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, कल शासकों के द्वारा तो हल बैल बीज होता है, उसको खरीदने के लिए मुगल शासकों के द्वारा किसानों को तकावी ऋण दिए जाते थे। और दूसरा पॉइंट, ये तकावी ऋण जो होता था किसानों से उदार दर पर वसूल किया जाता था। यह तकावी ऋण किसानों से उदार दर पर वसूल किया जाता था। तीसरा क्या होता था कि यदि कोई बंजर भूमि को तोड़ता है, बंजर भूमि पर कृषि करता है, बंजर भूमि पर कृषि करता है, बंजर भूमि पर कृषि करता है, तो उसे कम दर पर, एक कम दर पर राजस्व चुकाना होता था, एक कम दर पर राजस्व चुकाना होता था। ये ध्यान में रखेंगे, कम दर पर राजस्व चुकाना होता था। ये इसकी कल काल की विशेषता हो जाएगी, चुकाना होता था। चौथा होता था कि जैसे अकाल पड़ गया या फसल का उत्पादन कम होता था, बाढ़ सूखा किसी कारण से, तो अकाल पड़ने पर कर में छूट दी जाती थी, अकाल पड़ने पर कर में छूट दी जाती थी। ये भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कविंद्राचार्य का कहना है कि शाहजहां के शासन काल में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, और शाहजहां के शासन काल में जो दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, यहाँ पर दो लाइन में ऐड करना चाहूंगा एग्जाम्पल के लिए। तो शाहजहां के शासन काल में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, तो इसमें इस समय दक्षिण भारत के प्रांतपति के रूप में होता था औरंगजेब। और ये कभी कभी आपको प्रश्न पूछ सकता है। और औरंगजेब के सहायक के रूप में होते थे जो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक बने थे, उनका नाम था मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली। तो दक्षिण भारत में टोडरमल बंदोबस्त या जब्त व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय है शाहजहां के शासनकाल में, ये औरंगजेब को ही जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो शाहजहां के शासन काल में पड़ा था अकाल, और उस समय ये लोग कर देते थे किसानों को। साथ ही पांचवा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि किसानों को उस क्षेत्र के जमींदारों को विशेष रूप से यह हिदायत दी जाती थी, जमींदारों को विशेष रूप से यह हिदायत होती थी, विशेष रूप से यह यह सलाह कहेंगे या सरकार का आदेश होता था, विशेष रूप से सरकार का यह आदेश होता था, सरकार का यह आदेश होता था कि वह किसानों को उत्पीड़ित ना करे। आदेश होता था कि किसानों को उत्पीड़ित ना करे, किसानों को सताए नहीं, किसानों को उत्पीड़ित ना करे। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते थे मुगल शासकों के द्वारा। जानते थे शासक वर्ग कि यदि किसान अच्छी उत्पादन करेगा तो उसको राजस्व की प्राप्ति होगी, और जब भू राजस्व की प्राप्ति होगी उसकी शासन प्रणाली के लिए ठोस आय के इनकम के स्रोत हो जाएंगे। तो बेहतर प्रशासन व्यवस्था, शाही परिवार का खर्च चल सकता है, और जो तमाम आर्ट एंड कल्चर और विलासिता की चीजें पर निर्भर था। तो ये लोग कृषि को प्रोत्साहन देने के भी प्रयास करते थे, ये ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें सेक्शन है कि मुगल शासक के द्वारा जो आईने दहसाला बंदोबस्त थी उसको तो हम लोग समझ गए हैं। और आईने दहसाला बंदोबस्त अतिरिक्त तो भू राजस्व की अन्य प्रणालियां थी, उस बारे में भी जान लें। राजस्व की अन्य प्रणाली, राजस्व की अन्य प्रणाली क्यों? तो अकबर का शासन काल है, उसमें आईने दहसाला बंदोबस्त है, तो मूल रूप से उत्तर भारत में ही प्रचलन में था। खासकर पंजाब लाहौर से लेकर और बंगाल तक का जो भी अकबर का सूबा था उत्तर भारत का, उन सबों में भू राजस्व की प्रणाली। दक्षिण भारत में अकबर के शासन काल में हमें इस भू राजस्व प्रणाली के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तो अन्य जो भू राजस्व की प्रणालियां मुगल काल में प्रचलन में, एक है पटाई प्रणाली, और इस पटाई प्रणाली को हम लोग गला बक्सी, पटाई प्रणाली या गल्ला बक्सी प्रणाली,
ये प्रणालियां भी प्रचलन में थी। हालांकि ये प्रणाली पहले काल में भी हम देखते हैं, सल्तनत काल में हम लोगों ने देखा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, तुगलक वंशीय शासक, उसने बटाई प्रणाली को प्रचलन में किया था। और बटाई प्रणाली में क्या था कि ये प्रकार का बटाई प्रणाली होता था। एक होता था जिसको हम लोग कहते हैं खेत बटाई होता था, बटाई प्रणाली में एक खेत बटाई। दूसरा होता था जिसको हम लोग कहते हैं रास बटाई, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लंक बटाई। ये तीन प्रकार की बटाई की प्रणालियां उस समय प्रचलन में थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बटाई की प्रणाली प्रचलन में है। तो खेत बटाई में होता था क्या कि लगे हुए फसल का विभाजन, फसल लगे हुए फसल का बंटवारा, लगे हुए फसल का बंटवारा। तो लगे हुए फसल के बंटवारा का अर्थ हुआ कि जब खेत में लगी हुई फसल है, उसी समय जब किसान और सरकार के बीच विभाजन हो जाता था तो वो खेत बटाई कहलाता। रास बटाई होता था कि फसल कटने के बाद, लेकिन फसल से भूसा निकलने से पहले, भूसा निकलने से पहले, तो फसल कटने के बाद और भूसा निकलने से पहले तो बंटवारा होता था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से कहेंगे रास बटाई। और लंक बटाई होगा जब फसल से भूसा निकालकर, यानी दावनी जिसको आप कहते हैं, इसी तरीके से तैयार हो जाए, भूसा निकालकर, यानी कि दावनी करके जो फसल का बंटवारा होता था, दावनी करके जो बंटवारा होता था, उसको हम लोग कहेंगे लंक बटाई। तो बटाई की प्रणाली प्रचलित थी। खेत बटाई, लगे हुए यानी कि खेत में लगे हुए फसल का जब सरकार और किसान के बीच, या जमींदार जो उसका होल्डर होता था उस एरिया का, बंटवारा हो जाता था, उसको खेत बटाई। रास बटाई, फसल कट जाने के बाद खलिहान में आ गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ है, तब जो सरकार और किसानों के बीच बंटवारा होता था वो रास बटाई। और लंक बटाई, फसल कट के खलिहान में आ चुका है, उसकी दावनी हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और तब जो सरकार और किसानों के बीच बंटवारा होता था उसको लंक बटाई कहते। लेकिन बटाई प्रणाली में यह था कि जैसे एक था, जैसे बटाई प्रणाली में तो मोटे अनाज के यदि उत्पादन हो रहा है तो, और मोटे अनाज के साथ साथ यदि अन्य खाद्यान्न फसल का उत्पादन हो रहा है तो, और दूसरा यदि इस बटाई प्रणाली में कोई नकदी फसल का उत्पादन हो रहा है तो, जैसे मुगल काल में कई सारे नकदी फसलों का उत्पादन होता था, जैसे कि इस समय कपास का उत्पादन होता था नकदी फसल के रूप में, गन्ना का उत्पादन होता था नकदी फसल के रूप में, तिलहन फसलों का उत्पादन होता था कई सारे फसलों का, तो वो, और खाद्यान्न फसल का होता था। तो ये यदि मोटे अनाज और खाद्यान्न फसल होता था तो सरकार तो उसे ले लेती थी। लेकिन जब कपास गन्ना इस समय होता था तो बटाई होने के बाद भी सरकार का जब बंटवारा हो भी जाता था, सरकार चाहता था कि फसल बिक जाए, और बिकने के बाद उसको उसका नगद मिल जाए। यहाँ पर सरकार नगद पर फोकस करती थी, यानी कि फसल का बंटवारा तो हो गया, चाहे वो खेत बटाई हो, रास बटाई हो, लंक बटाई हो, लेकिन उसके बाद सरकार चाहती थी कि वो फसल जमींदार उसको बेच दे सरकार के हिस्सा का, और फिर उसको जो है वो पैसा सरकार को मिल। तो नकदी फसल में नकदी लेने का यहाँ भी सरकार प्रयास करता था, और इसमें तो बिल्कुल जैसे बंटवारा होता था उस तरीके से हो जाता था। एक बटाई की प्रणाली प्रचलन में थी मुगल काल में, आईने दहसाला से और अन्य जो आईने दहसाला से जो अन्य व्यवस्था प्रचलन में था उसमें एक था जिसको हम लोग कहते हैं, खासकर ये औरंगजेब के शासन काल में प्रचलन में था। तो एक दूसरा जो अन्य में हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं कनकूट प्रणाली। तो कनकूट प्रणाली भी अकबर और अन्य मुगल शासक के समय में हम प्रचलन में देखते हैं। और जो कनकूट प्रणाली थी यह क्या था, अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली, अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली, अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण या भूराजस्व लगान निर्धारण की प्रणाली थी। ये ध्यान में रखेंगे, लगान निर्धारण की प्रणाली, कितना उत्पादन हो सकता, तो एक अनुमान के आधार पर इतना यहाँ से उत्पादन हो सकता है इस कृषि,
इतना इसमें सरकार का होगा और इतना इसमें किसान और जमींदार का होगा, तरीके से कनकूट। और एक और व्यवस्था थी जिसको नसक प्रणाली कहते हैं, तो नसक प्रणाली का भी प्रचलन हमें दिखाई देता है। तो नसक प्रणाली जो होता था ये भी एक तरीके से अनुमान के आधार पर ही कहेंगे। तो पूर्व काल में किसान के द्वारा जो अदा किया गया कर था, पूर्व काल में यानी पहले 1 साल 2 साल 3 साल पहले पूर्व काल में किसानों के द्वारा पूर्व काल में किसानों के द्वारा अदा किए गए अदा किए गए राजस्व अदा किए गए राजस्व के दर के आधार पर होता था, भू राजस्व के दर के आधार पर। तो यह भी एक कल काल में भू राजस्व की प्रणालियां प्रचलन में। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि मुगल काल में 4 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां प्रचलन में थी। और 4 प्रकार की थी, तो एक कौन था? तो अकबर के शासन काल में एक हो गया जिसको हम लोग कहेंगे आईने तहसाला बंदोबस्त प्रचलन में था, पहला भू राजस्व। दूसरा जो भू राजस्व की प्रणाली थी, बटाई प्रणाली प्रचलन में था, जिसको गला बक्सी भी कहते हैं, बटाई प्रणाली प्रचलन में था। का जो मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली हो गई वह थी जो आपके सामने में है, कन उत प्रणाली प्रचलन में थी। और चौथा जो है वो हो जाएगा नसक प्रणाली प्रचलन में। ये 4 प्रणालियां थी और इस तरीके से चारों प्रणाली का जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया है। तो इस सेक्शन से पीएससी के पीटी में और स्टेट पीसीएस के पीटी में कई सारे प्रश्न आए हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है कि टोडरमल बंदोबस्त किसको कहा जाता है, जब्ती प्रथा को किस नाम से जाना जाता है, आईने दहसाला के बारे में स्टेटमेंट करके पूछा जाएगा कि इसमें कर की दर निर्धारण की क्या थी, कानूनगो के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा कि कानूनगो किस प्रकार का अधिकारी थे और अकबर ने कौन से अधिकार दिए थे क्या से। फिर करोरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि करोरी क्या था, किस तरीके का यह अधिकारी था, किस स्तर का, और क्या इसको कर्तव्य दिए गए, क्या इसको अधिकार। और फिर जो 4 प्रणालियां मैंने जो कल्टीवेशन और फ्रिक्वेंसी के आधार पर जो भूमि के बारे में बताया था कि पोलज भूमि होती थी मुगल काल में, दूसरा परती भूमि होती थी, तीसरा चांचर भूमि होती थी, और चौथा बंजर भूमि। ये भी मैच करने के लिए एग्जाम में आता है, सामने में वही फ्रिक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन रहेगा कि प्रत्येक वर्ष जिस पर खेती होती थी, तो वो या 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर, फिर 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर, 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर। तो ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन था, इसके आधार पर भी प्रश्न बनता है पीटी में, तो भू राजस्व प्रणाली से याद रखें। एक मैंने जिक्र किया था कि मुगल काल में जो भू होता था, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि कल्टीवेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन मुगल काल में यदि आप भूमि को देखेंगे का वर्गीकरण, आप इस भूमि के वर्गीकरण को 2 तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके। भूमि के वर्गीकरण को एक है जिसको हम लोग कहेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण। तो प्रशासनिक वर्गीकरण जो होगा वो किस तरीके से होगा वो देखेंगे। और दूसरा जो वर्गीकरण हो जाएगा वो जैसे पहले ही बताया, कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। तो कृषि योग्य भूमि का जो वर्गीकरण था यह भी 2 प्रकार से किया गया था। एक जो वर्गीकरण था वह क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन, यानी के उपयुक्त फ्रीक्वेंसी, आप इंग्लिश शब्द याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन होता था, और दूसरा होता था क्वालिटी ऑफ लैंड। क्या हो जाएगा? क्वालिटी ऑफ लैंड। 2 तरीके से आप कृषि योग्य का मुगल काल में क्लासिफिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर क्या था कि जैसे पहले ही बताया, ये 4 श्रेणियों में बटा होता था। एक होता था पोलज भूमि, आप पहले ही जानते हैं। दूसरा होता था इसमें परती, इसमें होता था जिसको हम लोग कहेंगे चांचर भूमि, और चौथा इसमें होता था जिसको हम लोग कहेंगे बंजर। और क्वालिटी ऑफ लैंड के आधार पर भूमि कैटेगरी का होता था, जिसको हम लोग कहेंगे उत्तम कोटि का भूमि, दूसरा होता था मध्यम कोटि का भूमि,
और तीसरा होता था निम्न कोटि का भूमि। ये दो तरीके से कृषि योग्य भूमि का विभाजन, यानी निम्न कोटि का भूमि पूरा आप लिख लें, मध्यम कोटि का होता था, और तीसरा क्या होता था, उत्तम कोटि का होता था। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर तो पोलज भूमि होती थी, परती होती थी, टांचर भूमि होती थी, और फिर क्या होता था, बंजर भूमि। तो ये याद रखने की जरूरत है। इस दो तरीके से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भूमि का वर्गीकरण किया गया था उसमें क्या था, तो प्रशासन के दृष्टिकोण से जो मुगल काल में आप भूमि को रख सकते हैं, ये तीन कैटेगरी की शासन के दृष्टि से। एक होता था जिसको हम लोग कहते हैं खालसा या खालिशा भूमि कहेंगे, खालसा भूमि। दूसरा मुगल काल में जो भूमि को हम लोग कहते हैं इनाम भूमि, इनाम भूमि। ये चार्ट यदि आप याद रखेंगे ना तो बहुत ही फायदेमंद होगा, इनाम भूमि। और तीसरा जो होता था उसको हम लोग कहते थे जागीर भूमि, जागीर। तो खालसा भूमि जो होती थी, जहाँ की जो समस्त इनकम होती थी, समस्त आय, खालसा भूमि समस्त आय सीधे राजकोष में जाती थी, सीधे राजकोष जाती थी, सीधे राजकोष। और इस भूमि की देखरेख भी जो होते थे ना, वो राजकीय अधिकारी किया करते थे। राजकीय अधिकारी की देखरेख में किसान से खेती करवाया जाता था, और यहाँ की समस्त भूमि चली जाती थी सरकार के कोष में। एक होता था खालसा भूमि। इनाम भूमि होता था जो विद्वानों को और अन्य तरीके से व्यक्तियों को दिया जाता था दान स्वरूप। विद्वानों को दान स्वरूप जो भूमि दी जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे उस समय, इनाम भूमि होती। और आपको पहले ही बताया है कि अकबर ने इनाम भूमि में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। यदि कोई विद्वत उसका डिजर्विंग कैंडिडेट है तो मुस्लिम वर्ग को भी दिया जाता था, यदि हिंदू क्लास का डिजर्विंग विद्वान है या जिसके लिए वो भूमि निर्धारित होती थी दिया जाता। और जागीर भूमि होती थी तो वेतन के बदले में दिया जाता था, जैसे पहले ही बताया था, वेतन के बदले में दिया जाने वाला भूमि। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अभी तो आपने देखा कि कृषि जो है सो इस तरीके का है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ये है। और यदि आपने मनसबदारी व्यवस्था वाला देखा होगा टॉपिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मनसबदार जागीरदार से रिलेट था, और कैसे जागीरदार जमींदार से, और जमींदार कैसे किसान से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन की भूमि है, ये जागीर जुड़ सकती है, और ये जो क्वालिटी ऑफ लैंड है ये भी जागीर भूमि से जुड़ सकती है। कैसे जुड़ सकती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाएगी, आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि कल काल में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया इससे वाले वीडियो में कि कल काल में मनसबदार होते थे। तो मुगल काल में मनसबदार को तो वेतन दिया जाता था, ये दो रूपों में होता। कल काल का जो मनसबदार होता था इसको वेतन दो रूपों में, एक वेतन का जो रूप होता था वो नकद होता था, कैश के रूप में दिया जाता था, और दूसरा भूमि आवंटित करके दी जाती थी, वो जागीर कहते थे, यानी कि किया जाता था तो जागीर कहा जाता। तो जिस मनसबदार को जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी, वही मनसबदार बेसिकली जागीरदार भी कहलाता था। ठीक है, हर एक मनसबदार जागीरदार नहीं कहलाता था। वो मनसबदार जागीर के रूप में वेतन प्राप्त करता था वो जागीरदार कहलाता था, मनसबदार। और इस जागीरदार के नीचे होता था जमींदार। इस जागीरदार के नीचे क्या होता था, जमींदार। और जमींदार के नीचे कौन होता था, किसान होता था, किसान होता। जब जागीरदार जमींदार के नीचे होता था और मनसबदार जागीरदार के ऊपर होता था, तो यहाँ पर अब आप क्लियर इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जागीर भूमि हो,
के अंतर्गत जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन वाली भूमि है ये भी हो सकती है, और क्वालिटी ऑफ लैंड वाली जो भूमि को कहते हैं लिंक। ऐसे यदि मैं आपको बताता तो आपको समझ में नहीं आता। और मुगल काल में जो किसान होते थे इनको भूमि पर मरौसी अधिकार होता था। मरौसी या जिसको आप पुश्तैनी अधिकार कहते हैं आजकल गांव घर में, तो भूमि पर पुश्तैनी अधिकार होता है जिसका, तो किसानों के पास क्या था मुगल काल में, मरौसी अधिकार होता था। मरौसी अधिकार कहने का अर्थ हुआ किसान भूमि के मालिक होते, मरौसी अधिकार था। और मरौसी अधिकार कहने का अर्थ है किसान भूमि के मालिक होते थे, भूमि के मालिक। आज भी हम लोग जो किसान है वो भूमि के मालिक होते हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार को हम लोग भू राजस्व अदा करते हैं। भू राजस्व किस रूप में अदा करते हैं, तो हम लोग समय समय पर अपने भूमि का रसीद कटवाते हैं, और उस रसीद कटवाने के क्रम में प्रति कट्ठा प्रति बीघा के हिसाब से सरकार को हम लोग पैसा देते हैं, प्रति वर्ष का लेते हैं। तो आज जो है सो पद्धति कुछ अलग हो चुकी, मॉडर्नाइजेशन है, तो पद्धतियां आज भी है वो किसानों से भू राजस्व लेने की प्रणाली आज पूरी तरीके से नकद हो चुकी है। और पिछले समय में क्या होता था, चाहे वो प्राचीन भारत हो या चाहे मध्यकालीन भारत हो, सरकार किसानों से नकद भी लेती थी और जिन्स के रूप में। और व्यवस्था आज भी है। बिल्कुल आप अपने घर में यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अपने माता पिता से पूछेंगे और एक अग्रज से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि आज भी आपके पास जो अपनी मरौसी जमीन हो, आपको प्रत्येक साल का दाखिल खारिज कराना पड़ता है, आपको उसका रसीद कटवाना पड़ता है, और उस रसीद कटवाने के माध्यम से आप सरकार को एक तरीके से टैक्स अदा करते हैं भूमि का। जब बहुत दिनों तक अदा नहीं करते हैं तो फिर सरकार आदेश निकाल देती है कि इसके भूमि की नीलामी की जाती है। आप कई बार देखते होंगे कि आपके गांव में या आपके अगल बगल के गांव में भूमि नीलामी की सूचना दी जाती है कि उसका काम करने का रीजन वही होता है कि उस व्यक्ति ने सरकार को बहुत लंबे समय से पूरा राजस्व नीलामी की जाती है। यदि फिर से वो जाकर दे देता है तो फिर पड़ोसी वो वापस कर देता है। और मुगल काल के बाद आप देखेंगे कि यदि ये व्यवस्था आपको याद है, अभी जो मैंने बताया है, क्योंकि जब ये व्यवस्था तो उत्तरवर्ती मुगलों तक भी चलेगी, और उत्तरवर्ती मुगलों तक यदि चलती है तो उस समय तो चूंकि राजनीतिक व्यवस्था ही काफी अराजकता का शिकार थी, सरकार को इस तरफ खास ध्यान देने को मौका नहीं मिला। कुछ नवीन व्यवस्था आती है जो किसानों को उत्पीड़न का भी काम करती है, ठेकेदारी बंदोबस्त सब होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय शासकों के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाएगा, कुछ सुधार भी होगा, कुछ अच्छाइयाँ भी। लेकिन ये व्यवस्था यदि आपको याद है तो फिर अंग्रेजों के शासनकाल की जो व्यवस्था होगी, जो ब्रिटिश शासनकालीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसमें परमानेंट सेटलमेंट था, जिसमें महलवारी बंदोबस्त था, रैयतवारी बंदोबस्त है, तो उसको आपको समझने में बेहतर मिलेगा। जब मैं मॉडर्न इंडिया में मुगल काल समाप्त होगा तो मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इन कौन सी व्यवस्था बेहतर थी। इसके अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि वह मार्ग के पंछी के समान आते थे और यहाँ से रातों रात धनवान होकर ब्रिटेन को चले, जबकि मुगलों के बारे में कहा जाता है कि शासक चूंकि यहीं के थे, यहीं के रहने वाले थे, तो ये एक जो भू राजस्व प्रणाली थी वो एक क्या थी, वर्षा जल के समान। वर्षा जल क्या करता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो तालाब, नदी, झरने, महासागरों से वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है और फिर इस क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुगलों ने भू राजस्व प्रणाली ली, शासक के शासन काल में ज्यादा भी भू राजस्व रहा होगा, वो कहीं विदेश नहीं जाता था, बल्कि यहीं की खर्च होता था, चाहे स्थापत्य के रूप में खर्च हो, चाहे किसी अन्य रूप में खर्च हो, तो यहीं पर वो खर्च होता था। तो एक ये वर्षा जल के प्रणाली के समान। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने जो भू राजस्व प्रणाली यहाँ पर लागू की, वो किस तरीके थी, वो साइबेरिया का जो पक्षी अभी भारत में आता है ना शीतकाल में, वो यहाँ पर आया, 2-3 महीने रहा और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से थे कि वो मार्ग के पंछी के समान थे, भारत आते थे, रातों रात धनवान हो गए, अगले दिन ब्रिटेन को रवाना हो जाते। तो ये सिस्टम सब आपको समझने में, इसलिए कहते हैं ना जो हिस्ट्री का है हर एक टॉपिक एक दूसरे से तुलनीय है और लिंकिंग होता है। जितना आप तुलना करके समझेंगे और जितना लिंकिंग करके समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर हो। और ये जो मैंने आपको लिंकेज बताया है कि मनसबदार कैसे जागीरदार होता था, जागीरदार कैसे जमींदार से जुड़ा होता था और जमींदार कैसे किसान से जुड़ा होता था, यदि आप समझ जाएंगे
तो औरंगजेब के शासन काल में एक क्राइसिस आता है जिसको हम लोग कहते हैं जागीरदारी संकट। और जागीरदारी संकट को एक और शब्द से डिनोट किया जाता है जिसको कहते हैं बेजागिरी। ये जागीरदारी संकट क्या थी, कैसे बढ़ा और यह मुगल साम्राज्य के पतन में किस तरीके से योगदान देता है, ये आपको समझने में मददगार होगा। जब उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मुगल राजवंश के पतन पर, इस जागीरदारी संकट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आपको ये लिंक याद में रखना है कि मनसबदार कैसे जागीरदार से जुड़ता था, जागीरदार कैसे जमींदार से, जमींदार कैसे किसान से। और मैंने दिन में पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मुगल जो अर्थव्यवस्था थी या जो पूरा मनसबदारी सिस्टम था, जागीरदार, जमींदार और किसान के त्रिकोण पर आधारित था। और जब कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में से यदि एक भी 60 डिग्री हट जाएगा, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का एक कोण हटा दो तो वैसे ही त्रिभुज बेकार हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मुगल प्रशासन ध्वस्त होगा, उसका पतन होगा, उसका सबसे कोर पॉइंट जो होता है वो यही मुगल काल की जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो चरमरा गई। और जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो मनसबदारी व्यवस्था की नींव थी, और मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था की नींव। जब जागीरदारी प्रणाली ध्वस्त तो मनसबदारी प्रणाली ध्वस्त, और मनसबदारी प्रणाली ध्वस्त तो सैन्य व्यवस्था ध्वस्त। तो इसलिए उत्तरवर्ती मुगलों के समय आते आते मुगल सैन्य प्रणाली काफी कमजोर होती है। और आप देखते हैं कि वह मुगल सैन्य व्यवस्था तो कभी शाहजहां के समय में कंधार तक पर कब्जा कर लेता है, कंधार अभियान तक कर लेता है, और कुछ समय के लिए मुगलों के कब्जे में कंधार भी रहता है। शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा प्रांत में थे मुगलों, 22 प्रांत। वही सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता था और मुगलों के घर तक घुस आते थे। इससे पहले नादिर शाह का आक्रमण होता था, उसने दिल्ली तक घुसकर लूटकाट मारपाट करके यहाँ से चले गए। ये अंतर था व्यवस्था के पतन होने का। पहली की व्यवस्था कि हम कंधार तक जाते थे, और दूसरी व्यवस्था उसके राजवंश के समय में जब कंधार के शासक अफगान शासक सब हमारे यहाँ दिल्ली तक घुस आते थे। ये चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं और तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। जब ये चीजें समझने लगेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा इतिहास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका दो प्रकार का, एक प्लस कोर्स का, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है एक वो 12 मंथ का है जिसका सब्सक्रिप्शन फीस जो है 49,000 रुपया है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 रुपये का है। और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 1 साल का सब्सक्रिप्शन है तो 69,500 का है। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक आपको 96,300 प्राप्त हो जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। जाहिर सी बात है कि सिविल सेवा जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है उसमें आप जाने का सपना लगाए हुए हैं तो आपके पास एक मार्गदर्शक एक होना चाहिए। आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे, आपको यह बताए कि आपका प्रिपरेशन कितना सॉलिड चल रहा है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अच्छा है, ये बताने वाला होना चाहिए कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। और आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वह फिर से बढ़ने वाला है। जितना जल्दी होता है आप उसे ले लें, मेरा रेफरल कोड यूज करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
और नए बैचेज सब स्टार्ट हुए हैं, उसमें आप किसी और आप ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और जनरल स्टडीज के सेक्शन में आपका पर्सनल गाइड करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर एनसीईआरटी आधारित जो सेक्शन चल रहा है मुगल काल का, तो दक्षिण का जो अभियान है मुगलों का कैसे क्या होता है, किस तरीके से होगा, पर चर्चा करके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए सभी लोग। थैंक यू, धन्यवाद है।